हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शंस जो चैप्टर हमारा था वहाँ पे हम लोग फंक्शन करने वाले हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से मैं फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ इस क्लास में। तो वी विल बेसिकली टॉक अबाउट अ फंक्शन कि यहाँ पे एक फंक्शन एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जब जा करके एक रिलेशन जो है वो फंक्शन बन सकता है, या फिर किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अ रिलेशन f from set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब कोई भी एक रिलेशन है, एक रिलेशन जो है वो फंक्शन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस चाहिए। उसके लिए ये सर्कमस्टांस होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है जिसके बीच में एक रिलेशन बना है, एक सेट है A और एक सेट है B। अगर हमारे पास पहला सेट A है तो पहली बात तो ये है कि A के सारे एलिमेंट, A के जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसका मतलब ये होता है कि A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेशन में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, और जितने भी एलिमेंट सेट A में हैं सबका एक इमेज और केवल एक ही इमेज बनना चाहिए। मतलब उसमें एक इमेज बनना ज़रूरी है, सबका एक इमेज होगा और केवल एक ही इमेज होगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता है, एक से कम इमेज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक से कम इमेज इसका मतलब इमेज है नहीं, ज़ीरो इमेज। तो जिसका इमेज नहीं होगा तो वो रिलेशन कहला सकता है, वो फंक्शन नहीं कहला सकता। आइए इस बात को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। मान लेते हैं लेट सपोज कि हमारे पास इस तरीके से 1 2 3 4 ये हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, और एक सेट है 1 4 9 16 25। तो यहाँ पे हमने बोला है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास A के सारे एलिमेंट्स, A में 4 एलिमेंट्स थे और चारों एलिमेंट का कोई ना कोई इसका इमेज आ रहा है। 1 का जो है इमेज है वो 1 है, 2 का इमेज जो है वो 4 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 16 है। एक स्क्वायर वाला कहानी है। तो भाई अगर सबका एक एक इमेज बन रहा है, ठीक है, मतलब पहली बात तो ये कि एक सेट जो पहला A था, ये पहला सेट है, इस पहले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मेरे पास 4 एलिमेंट थे, चारों का चारों में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, सबके अपने अपने इमेज बन गए। दूसरी बात कि जो सेकंड वाला है सेट B, ठीक है, इस सेट B में बात करें तो सेकंड वाले में कुछ छूट सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसलिए जानबूझ करके 25 छूटा हुआ है, ये नहीं भी छूटा होता तब भी फंक्शन होता, ये छूटा हुआ भी है तब भी ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर लेट सपोज ये मेरे पास 5 रहता और ये रिलेशन में नहीं है, किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाता। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाता, इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ कि A के अंदर सारे एलिमेंट्स आपको लेने हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में होने चाहिए। और दूसरी बात ये निकल करके सामने आती है कि B जो है, B के अंदर हम अगर बात करें तो देखो 1 का एक इमेज बन रहा है 1। अगर 1 का एक और इमेज बनता, कि मान लो 1 का 2 इमेज बन जाता है, एक और इमेज बन जाता है लेट सपोज 9, तो 1 का 2 इमेज हो गया। तो 1 का एक ही इमेज होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, 1 एंड ओनली 1 इमेज शुड बी देयर। केवल एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज अगर होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 9 जो है, 9 2 का भी इमेज है और लेट सपोज 9 3 का भी इमेज है। ठीक है, तो 9 जो है वो 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है। देखो 2 का इमेज कौन सा बना 9, 3 का इमेज कौन सा बना 9, तो दोनों का एक ही इमेज बन रहा है ना। 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 9 के अलावा कोई दूसरा इमेज नहीं बन रहा है। 3 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 9 9 के अलावा कोई दूसरा इमेज नहीं बन रहा है। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 9 का 2 प्री इमेज बन रहा है, कि 9 का 2 प्री इमेज है, कि 2 और 3। तो हम प्री इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि भैया इमेज जो है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इमेज एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो ये जो है ए सेट का इमेज क्या है बी, तो ये बी सेट क्या कहलाएगा इमेज ऑफ ए। और यहाँ पे जो सेट है ए क्या कहलाएगा प्री इमेज ऑफ बी। बी का प्री इमेज कौन हो गया ये, यानी कि 1 का इमेज 1, 1 का प्री इमेज 1, 2 का इमेज 4, 4 का प्री इमेज 2, 3 का इमेज 9, 9 का प्री इमेज 3, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो पहला सेट है इसके अंदर तो कोई छूटना नहीं है, तो ये पूरा सेट क्या कहलाएगा डोमेन। बी जो है, बी के अंदर छूट भी सकता है, छूट नहीं भी सकता है। ठीक है, इसका मतलब बी जो पूरा सेट होगा वो क्या कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, पहली बात कोडोमेन। यहाँ पे ये रेंज क्या होगा, कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा सेट बी 1 4 9 16 25, पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। रेंज क्या होगा 1 4 9 16, रेंज का मतलब
जो रिलेशन में है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। यहाँ पे 25 रिलेशन में नहीं है, भले सेट बी में है बट रिलेशन में नहीं है। तो 25 अगर सेट बी में है तो वो कोडोमेन कहलाएगा, अगर रिलेशन में नहीं है तो उसको हम रेंज में नहीं काउंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर ऐसा होता कि मान लो 1 से 1, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16, ये 25 नहीं होता, तब क्या होता मेरे पास कि भैया यहाँ पर जो कोडोमेन है सारा का सारा कोडोमेन रिलेशन में है। इसका मतलब कोडोमेन भी यही 1, 4, 9, 16 कहलाता और यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 का केवल 1 इमेज है दैट इज 1, 2 का केवल एक ही इमेज है दैट इज 4, 3 का केवल एक ही इमेज है 9, 4 का केवल एक ही इमेज है 16। तो सबके एक एक इमेज ही बन रहे हैं और जितने भी एलिमेंट थे सबके इमेज बनने चाहिए, सबके इमेज बन रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन कहलाता है। अब आते हैं थोड़ी सी कंडीशंस के ऊपर। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ ओनली 1 इमेज, सबके पास केवल एक ही इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं। डोमेन क्या होगा, पहला वाला पूरा सेट कहलाता है डोमेन, और दूसरा वाला जो सेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब रेंज जो है, रेंज क्या होगा, यहाँ पर तो रेंज हो जाएगा मेरे पास 1, 4, 9 जो भी हमारे पास रिलेशन में था। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, यानी कि रेंज कैन बी सेट बी। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। कब, जब कोडोमेन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं कोडोमेन, और जितने भी सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं जो रिलेशन में हैं वो कहलाते हैं हमारे पास रेंज। तो अगर सारे एलिमेंट रिलेशन में हैं इसका मतलब कोडोमेन भी वही होगा और रेंज भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज और कोडोमेन कब बोलेंगे कि व्हेन ईच एलिमेंट हैज़ अ प्री इमेज, अगर सबका प्री इमेज, जैसे यहाँ पे 25 का प्री इमेज नहीं था क्योंकि 25 रिलेशन में नहीं था तो उसका प्री इमेज नहीं था। अगर 25 भी रिलेशन में होता है, यानी कि सारे के सारे रिलेशन में होते, सबका एक एक प्री इमेज हो रहा होता, तो वहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों, सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होता। फिलहाल जो हमारे पास रेंज होगा वो हो जाएगा 1, 4, 9 और 16। ठीक है, आगे की बात समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे बारे में कि अगर मान लिया क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड कि मान लेते हैं कि n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n को मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, और जो रिलेशन डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया हुआ है, उस नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ पे x और y दोनों के दोनों जो हैं वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या बोल दिया 2x, तो आपका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा r का। ये सवाल पूछा हुआ है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में। ठीक है, दूसरी बात कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो कि ये रिलेशन है, ये तो क्लियर है, रिलेशन दिया हुआ है। अब ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा उसके सारे सर्कमस्टांस हम लोग सीख चुके हैं, तो चलो इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या हो गया, डोमेन का मतलब क्या बोला, x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है, और y इज इक्वल टू क्या बोल दिया 2x, तो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हम x की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं भाई, कुछ भी डाल सकते हैं। 1 भी डालेंगे तो 1 का y इज इक्वल टू 2x, मतलब जो फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो अगर हम 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, इसी तरह से 100 डालेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का तो कोई अंत है नहीं, यानी कि ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खुद पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर है। दूसरी बात करते हैं हम लोग y की, y भी क्या है, बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन y बराबर क्या दे दिया 2x। अब जब आप 1 डालेंगे तो आपको 1 तो मिलेगा नहीं, जब आप 1 डालेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप 2 डालेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 6 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब जो भी नंबर मिलेगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, दैट इज ऑड नंबर नहीं होगा आपके पास, इवन होगा। तो जो रेंज होगा वो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, और रेंज यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 दैट इज अप टू इन्फिनिटी, ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। Next thing is a function which has either r or one of its subsets as its range is called a real valued function। दो कहानी यहाँ पे पास है भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलते हैं और रियल फंक्शन किसे बोलते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब कोई अगर फंक्शन है उसका जो वैल्यू आ रहा है, वैल्यू क्या आता है, मतलब अगर मेरे पास फंक्शन, लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y, तो y इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है, y क्या कहलाएगा भाई, रेंज कहलाएगा, और ये x यहाँ पे क्या कहलाएगा भैया, डोमेन कहलाएगा। मतलब डोमेन का मतलब क्या हम रख रहे हैं, और r का मतलब डोमेन का मतलब ऐसे समझ लो यार कि क्या मेरा इनपुट है, और r का मतलब क्या मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये x का वैल्यू तो हम अपने से रख रहे हैं, y का वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली निकल करके मेरे पास आ रहा है।
तो जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो वैल्यू अगर हमेशा कोई रियल नंबर हो, यानी कि उसका जो मतलब सेट होगा वो या तो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट होगा या तो रियल नंबर का एक सबसेट होगा। आपको पता है रियल नंबर का सबसेट नेचुरल हो गया, ऑड नंबर हो गया, या फिर हमारे पास इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास, सॉरी रियल नंबर्स नहीं कहलाते, रियल नंबर के सेट कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जहां पर हम बात करें कि उसके रेंज में हमारे पास या तो आर देखने को मिलता है, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट देखने को मिलता है, या फिर रियल नंबर का कोई भी एक सबसेट देखने को मिल सकता है, दैट इज नेचुरल नंबर मिल सकता है, आपको होल नंबर आपको मिल सकता है, इंटीजर मिल सकता है, रैशनल मिल सकता है, इरेशनल मिल सकता है, ये सारे के सारे सबसेट होते हैं हमारे पास रियल नंबर के, ठीक है। तो अगर उसका जो रेंज है, यानी कि y का जो वैल्यू निकल रहा है, उस फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू अगर हमारे पास एक रियल वैल्यू है तो ये फंक्शन कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? रियल फंक्शन का मतलब अगर उसका डोमेन और रेंज दोनों के अंदर मेरे पास आर है तो वो कहलाएगा रियल फंक्शन, ठीक है। देखिए ज़रा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं कि ए से बी मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। तो ए जो है वो कहलाएगा डोमेन और बी जो है वो कहलाएगा को डोमेन। जितने भी फंक्शन में वैल्यूज़ हमारे पास रिलेटेड हैं वो हम लिखते हैं, तो ए जो है वो हमारा डोमेन कहलाएगा और इसके अंदर जितना भी रिलेशन में वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो बोला कि जो रेंज है वो या तो हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए सर, या तो हमारे पास रियल नंबर का एक सेट होना चाहिए, तब ये कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो एक रियल वैल्यू है, तो वो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे हम डोमेन की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे पास आर होगा या आर नहीं होगा। अगर ये हमारे पास आर होगा यानी कि ए भी या तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा या तो रियल नंबर का एक सबसेट होगा, तब जा करके इसको अपन क्या बोलेंगे? तब जा करके इसको अपन बोलेंगे कि भैया ये एक रियल फंक्शन है। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों सेट जो हैं वो या तो सारे के सारे रियल नंबर के सेट होने चाहिए या तो रियल नंबर का एक सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर हम 7 टाइप्स के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहाँ पे नॉर्मली मैं अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करूँ कि भैया आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब सेम होता है, ठीक है। 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 4 का कनेक्शन 4 के साथ, 100 का कनेक्शन 100 के साथ। कांस्टेंट फंक्शन जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमेशा फंक्शन सेम हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया तो x की वैल्यू 1 डालोगे तब भी 5 आएगा, 100 डालोगे तब भी 5 आएगा, 1000 डालोगे तब भी 5 आएगा, कुछ भी डालो हमेशा सेम ही आएगा, तो वो कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा चीज़ है हमारे पास पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो इनफैक्ट ये सारे फंक्शंस बहुत ही सिंपल हैं, ईजी हैं, आपको समझ में क्लियरली आ जाएंगे। प्रॉब्लम आपको होगा कुछ नए फंक्शंस के ऊपर, जहाँ पे हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, मॉड, सिग्नम फंक्शन की और जीआई दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। तो आज अपन 2 फंक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी सारे फंक्शन के ग्राफ को जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फंक्शन दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम। इसका मतलब जब वहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और जो y की वैल्यू है यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? x है। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? x इज इक्वल टू वाई, तो जो डोमेन होगा वही रेंज भी होगा, तो डोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ की बात करते हैं तो देखो, मान लो मैंने लिया 1, x में अगर मैंने 1 लिया तो y पे भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अगर मैंने ऐसे ही x में 2 लिया तो y पे भी 2 होगा, x पे 3 लिया तो y पे भी 3 होगा। अगर मैंने x पे -4 लिया है तो y पे भी जो है वो -4 ही होगा। तब अगर मैंने 0 लिया है तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब इसका ग्राफ क्या होगा? एक यूनिफॉर्म मोशन का जैसे आपके ग्राफ बनता था स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से भी पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी x r पे बिलोंग करते हैं, x का वैल्यू अगर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है तो हमारे पास 1 1 का बनना चाहिए, 2 का 2 के साथ बनना चाहिए, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी के साथ। इसका मतलब करोड़ है तो 1 करोड़ का 1 करोड़ के साथ बनना चाहिए, सबके बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही फंक्शन की बात करें, 1 का 1 के साथ बना, 2 का 2 के साथ बना, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नो, इट कांट बी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब समझना कि दोनों सेम होने चाहिए, बट द कंडीशन इज गिवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जितने भी x हैं वो सारे के सारे r में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और जितना भी आपके पास x दिया हुआ है, मान लो मेरे पास 1 2 3 दिया है,
एक सेट, तो 1 का 1 के साथ बना, 2 का 2 के साथ बना, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं बना, तो भैया इसको आइडेंटिटी फंक्शन आप नहीं बोल सकते हैं। सारे के सारे मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, मतलब इसका 1 का भी आइडेंटिटी बनना चाहिए, 2 का भी बनना चाहिए, 3 का भी बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाए, दैट इज हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसा है, आर टू आर। आर टू आर का मतलब क्या है, मतलब एक फंक्शन या रिलेशन जो भी बोलो, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो आर टू आर इसका मतलब यहाँ पे भी एक रियल नंबर होगा, यहाँ पे भी एक रियल नंबर होगा, या तो रियल नंबर का सेट होगा, यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट होगा। मतलब जो मैपिंग होगी भाई ए सेट और बी सेट की, दोनों के दोनों सेट हमारे पास या तो रियल नंबर होने चाहिए या तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए। ठीक है, सबसेट होना चाहिए। तो भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अगर c दे दिया, यानी कि y इज इक्वल टू c का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। लेट सपोज 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं, या फिर हम बात कर ले एक पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो इस तरह से कोई भी एक कांस्टेंट टर्म अगर दिया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने रख दिया भैया 5, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू तुम 1 डालोगे तब भी ये 5 ही आएगा, 2 डालोगे तब भी 5 आएगा, 3 डालोगे तब भी 5 आएगा, तुम 100 डालोगे तब भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हमेशा रेंज जो होगा वो सेम रहेगा, दैट विल बी रेंज इज सी। तो रेंज जो होगा वो सेम रहेगा। बाकी डोमेन जो है वो आर था, आर में हम कुछ भी वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ है, दो ग्राफ मैंने लिया है यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब अगर मान लो कि जो रेंज है वो पॉजिटिव सी है, तो पॉजिटिव होगा तो भैया ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर में लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने लिया 5, तो 1 पे रखा तब भी 5, 2 पे रखा तब भी 5, 3 पे रखा तब भी 5, जिस पे भी रख लो, ये तो मेरे पास फंक्शन जो है वो मेरे पास 5 ही आएगा। इसका जो डोमेन है वो कुछ भी डाल दो, रेंज जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 5। तो हम यहाँ पे 1 5 2 5 3 5 4 5, इसका मतलब जो लाइन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वैसे अगर हम कांस्टेंट को नेगेटिव वे में ले लें, क्योंकि बुक्स में यही दिया हुआ तो हमको समझ में आता है कि भैया एक हमेशा ऊपर में ही होता है, ऊपर में नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले रहे हो। अगर मान लो कांस्टेंट मैंने -5 लिया होता, तब क्या होता है कि 1 का -5, 2 का -5, 3 का -5, इसका मतलब ये जो ग्राफ होता ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होता, बट बिलो द एक्सिस होता, और ये अबव द एक्सिस है। इसका मतलब ये अबव भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहीं तक हमारी क्लास खत्म होती है, बहुत लंबा क्लास भी हो गया एक्चुअली। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे वहाँ पे हम बाकी के पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड आफ्टर अ वीक, जस्ट वेट फॉर अ वीक, आफ्टर अ वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वीडियो सीरीज ऑन यूट्यूब्स। ठीक है, आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा सा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है। तो अब सेटअप हमारे पास आ गया, ऑनलाइन भी आ गया सब कुछ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक से जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, और आपको यूट्यूब के वीडियोस आपको पर डे हाफ एन आवर, जो भी जब भी आपका क्लास होता है आपको हाफ एन आवर का क्लास लगभग मिलेगा 30 मिनट्स का, जहाँ पे हम अच्छे से मैथ्स को इवेलुएट कर पाएँ, बिकॉज ये 5-10 मिनट के वीडियो में थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस, ओके। एंड इन अ वीक, इनफैक्ट मैं जैसा सोच रहा हूँ, एक वीक के अंदर 8 से 10 दिन लगभग मान लो कि लगते हैं, उतने में आपका पूरा सब कुछ जो है वो अप टू डेट हो जाएगा, और हम फिर ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।